देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां मैंने आपको अच्छे से याद करवाई थी कि पेपर में क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, पहचान करने का तरीका। पहली बात, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या छोड़ती है? हार्मोन छोड़ती है। लाइन बताई थी, पीयूष ए पापी था। पीयूष खुदे ग्रंथि है, ए से एड्रीनल ग्रंथि, पापी पी से पिनियल का है और पैराथायराइड, था से थाइमस और थायराइड। ये क्या छोड़ती है? अब आपके दिमाग में एक और बात भी आनी चाहिए कि हार्मोन छोड़ने वाले जनन तंत्र के अंदर भी है। नर जनन तंत्र के अंदर होता है वृषण, हार्मोन छोड़ता है टेस्टोस्टेरोन। मादा जनन तंत्र के अंदर क्या होता है? अंडाशय, वो भी हार्मोन छोड़ता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मतलब दो ग्रंथियां और जुड़ जाएगी, वृषण ग्रंथि और अंडाशय ग्रंथि। इसके अलावा सबका सुप्रीडेंट कमांडर सबका बापू कौन है? हाइपोथैलेमस। ऐसे याद करें। अब आप सोचोगे सर बहिस्रावी कैसे याद करें, तो बताओ इसमें तेलीय ग्रंथि नाम आया? नहीं आया ना, मतलब ये अंतःस्रावी नहीं है। इसके अंदर आमाशय ग्रंथि नाम आया, तो आप सोच रहे हो सही बहिस्रावी को कैसे याद करें, तो ऐसे याद करेंगे तो उस लाइन में नहीं है, वो बहिस्रावी है। जितनी सारी बचगी इसको अग्नाशय को छोड़ करके आमाशय ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, इसमें नाम आया क्या? दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि नाम आया, तेलीय ग्रंथि नाम आया। ये मैंने पढ़ाई भी थी आपको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब कर देंगे। तेलीय ग्रंथि, इसके अलावा इसके अंदर अश्रु ग्रंथि नाम आया क्या? है ना, तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो तेलीय ग्रंथि, आमाशय ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, इसके अंदर आ गई आपकी अश्रु ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथियां हैं? सारी की सारी बहिस्रावी। और जो बहिस्रावी होगी वो क्या छोड़ती है? एंजाइम। ठीक है, दूध के अंदर पढ़ते हो आप, प्रोटीन पढ़ते हो, कैशिन प्रोटीन, कैरोटीन प्रोटीन। ठीक है, ये आपके बहिस्रावी ग्रंथियां सारी की सारी। इसको पढ़ेंगे अपने पाचन तंत्र में। ठीक है, इससे पहले रोग वाले बोल रहे थे कि सर रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इसको खत्म कर लेते हैं पहले। ठीक है, श्वसन तंत्र पहले नहीं होगा, पहले पाचन होता है, उसके बाद श्वसन होगा, उसके बाद उत्सर्जन होगा। तंत्र तीन है, आप समझने की कोशिश करो, तंत्र तीन है ना, तीन नहीं होता, एक ही होता है वैसे। पहले आप पढ़ते हो पाचन तंत्र, उसके बाद होता है श्वसन, उसके बाद होता है उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन होता है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो, तंत्र तो तीन है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन, तीन नहीं है, प्रोसेस एक ही है। पाचन का मतलब ये नहीं कि आपको ऊर्जा मिल गई, आप जो खाना खाओगे ना उसकी सिंपल सी बात है ग्लूकोज बन जाती है। ठीक है, ग्लूकोज बन जाती है। अब खाया गया भोजन आप ऊपर से सांस लोगे ना, ऑक्सीजन लोगे तो टूटेगा, इसका ब्लास्ट होगा, विखंडन, इससे आपको मिलेगी ऊर्जा। ये होता है श्वसन। खाया पिया, ऊर्जा मिल गई, बाहर निकाल दिया, ये होता है उत्सर्जन। तो इसको सीरीज में पढ़ना पड़ेगा। तो आप जो पढ़ना चाहो जो भी पढ़ लो, पहले पाचन पढ़ लो या पैथोलॉजी पढ़ लो, कौन सा पढ़ना है? जो पाचन पढ़ लो। फिर हेडिंग डालो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई पढ़ लो, तंत्र सारी पढ़नी। मेन बढ़िया वाली बात यह कि अभी जो आपका जो पेपर जो भी हो रहे हैं ना, पिछले 2-3 साल से नोटिस कर रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन बायो के आ रहे हैं, और बायो शानदार टॉपिक, आपको पता है, बहुत मस्त है पाचन तंत्र। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन बोल देते हैं या पाचन बोल देते हैं। अब आप सोचो, पहले ये बात बताओ कि पाचन क्या होता है, पाचन की डेफिनेशन क्या है, पाचन से आप समझते क्या हो? पाचन का मतलब क्या होता है? ना, तोड़ना। पाचन का मतलब तोड़ना है। जैसे ये रोटी, फिर ये आधी आधी रोटी, फिर ये टुकड़ा, कोया, मुरिया। ठीक है, ये पाचन है। आप जो खाना खाओगे, जो भी आप रोटी सब्जी जो भी लेते हो, आप पोषक तत्व जो भी आपने जिसका सेवन किया, वो भोजन सबसे पहले किस में जाएगा? मुख में, उसके बाद ग्रसनी, फिर बाएं फेफड़े के नीचे यहां पर आ जाएगा आमाशय। अब बहुत सारे अंग अंदर, आमाशय, अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत तक जो आपने खाया है ना, वो भोजन, छोटी आंत तक पहुंचते पहुंचते भोजन इतना पतला हो जाता है, इतना पतला हो जाता है
चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी के जैसे मतलब बहने लग जाता है इससे। आपने बाहर से रोटी को तोड़ा, अलग अलग है, कोई तो एक रोटी का 2 ही टुकड़ा करे, कोई 4 ही करे, सिद्ध हो जावा, गाला चालू हो जाए, बंदी को नहीं हुए। तो बचपन में पढ़ा होगा कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, कि हो नहीं पाता है हमसे, भयंकर भूख लगी होती है ना, तब चबाना छोड़ो, ये पेट ही भर नहीं करते पहले काम। तो आपने जो भोजन खाया ना, जो रोटी सब्जी आपके पेट में गई, पहली बात तो पाचन आपके हाथों ने किया। पाचन इसको कहेंगे नहीं, साइंस के लिए शब्द ठीक नहीं है, पर आप जो तोड़ रहे हो ना वो पाचन ही है। फिर पाचन करेंगे आपके दांत, जो 4 प्रकार के, कृतनक, रदनक, अगर, चूर्णक, चूर्णक। ये भोजन को पीस कर क्या करेंगे, लुगदी बना देंगे, इसमें लार मिलेगी, भोजन गीला हो जाएगा, लस लसा लुगदी बन जाएगी भोजन की। ये लुगदी बननी जरूरी है, लार नहीं मिलेगी तो आपके गले से भोजन नीचे उतरेगा भी नहीं, ठीक है, लार जरूरी है, भोजन लस लसा हो गया। अब गले में एक पाइप है, ग्रशनी कहते हैं, फाइरेंस, वो यहां से गई, ऐसे जाकर के आपके यहां आ गई, बाएं फेफड़े के नीचे आ जाती है अमाशय के अंदर, फिर अमाशय पचाएगा, फिर आगे ग्रंथियां काम करती है, अग्नाशय काम करता है, लिवर काम करता है। तो भोजन क्या चीज है, आप पाचन की डिफिनेशन क्या है, तो आप यूं बोलोगे भोजन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। भोजन क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इसको हम क्या करेंगे, शरीर के अंगों की सहायता से तोड़ तोड़ के क्या बना देंगे, बस इसी को ही पाचन कहते हैं। पाचन का मतलब आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। पेपर में पूछे मानव शरीर को किस तंत्र से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, खाना खाओगे ऊर्जा मिलेगी ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बोलते हैं पाचन तंत्र से, अरे पाचन तंत्र से ऊर्जा नहीं मिलती। पाचन में सिर्फ भोजन पचता है, ग्लूकोज बन जाती है, छोटी आंत में रहेगी। अब सांस लोगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा का निर्माण शरीर के किस तंत्र का भाग है, पाचन तंत्र नहीं, श्वसन तंत्र। जैसे आपने सांस लिया, छोड़ दिया, इसको क्या नाम दोगे, श्वसन नहीं है, ये ब्रेथिंग है, श्वासोच्छ्वास है या सांस लेना है। श्वसन वो प्रक्रिया है जिसमें खाए गए भोजन को आप जो सांस ले रहे हो, अभी आप सांस ले रहे हो, आपको सांस आ रहा है, सांस ले रही है, इसमें कौन कौन सहमत है, हाथ उठा लो, मैं थनचुनाऊं थोड़ी खड़ी करूं। सांस ले रहे, इसमें कौन कौन सहमत है, सांस आ रहा है, इसमें कौन सहमत है, बाकी निर्दलिया, वेरी गुड, कौन थारी पार पड़े कौन। सांस अभी हम ले नहीं रहे हैं, हमें सांस आ रहा है, वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, अभी ऑटोमेटिक। आप बैठे हो ना, आप ये थोड़ी बोल रहे हो कि आप पढ़ रहे हो साथ साथ में, थोड़ी देर बाद बोलो ऑक्सीजन है क्या, हाँ जा बाद में लिखूंगा, CO2 है क्या, जा फिर लिख रहा हूं। अभी वायु दाब से खुद ही ऑक्सीजन अंदर जा रही है, खुद ही CO2 बाहर आ रही है, ये सांस आ रहा है। सांस लेना वो होता है जब आप भागते हो, पहले दिन जब आपने दौड़ स्टार्ट की होगी, पहले दिन भागे, फिर आपसे कोई आगे निकल गया, आपका मन नहीं कर रहा, हाथ पैर टूट रहे, फिर आप खड़े हो गए, ये है सांस लेना। डर के मारे काम होता है, तब आप सांस लेते हो। अभी सांस ले नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहा है, आपको भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है ना। तो पाचन का मतलब क्या है, भोजन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, इसे सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन। लिखो डिफिनेशन, हेडिंग डालो, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। लिखो, भोजन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, भोजन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। बिल्कुल, अभी समझा देंगे कार्बनिक का मतलब क्या है। भोजन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, इसे सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ना पाचन कहलाता है। इसे सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ना पाचन कहलाता है। इसको सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्रेक करना, यही पाचन है। जटिल को सरल में बदलना। अब ऐसे डेफिनेशन भी आ जाते कई बार कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाना शरीर के किस तंत्र का भाग है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र। अब रही बात कार्बनिक का मतलब क्या है, सिंपल सी बात, आप 9th-10th में पढ़ के, 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। जैसे बहुत होते हैं, कार्बनिक भी होते हैं, अकार्बनिक होते हैं, नाइट्रोजनिक होते हैं, फास्फोरिक होते हैं। जिनमें फास्फोरस है वो फास्फोरिक होंगे, जिनमें नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजनिक होंगे, जिनमें कार्बन है वो कार्बनिक होंगे, जिनमें कार्बन नहीं है वो अकार्बनिक। अब हमें कैसे पता चले, तो आपको मैंने सिखाया भी है।
यदि किसी भी, हाँ हीरा, हीरा कार्बनिक पदार्थ है, ए धातु होती है, कार्बन का अपर रूप होता है हीरा, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान में। अभी आप यूं समझो कि हमें कैसे पता चले कार्बनिक है कि नहीं। आप किसी भी पदार्थ को लो, उसको जलाओ, सिंपल तरीका है पहचान करने का। उसके जलने से अगर उष्मा, धुआं और राख बन जाए, क्या बन जाए, 3 प्रोडक्ट मिले या 2 ही मिल जाए, भले उष्मा बन जाए, धुआं और राख, चाहे तो 3 मिले चाहे 2 मिले, वो पक्का कार्बनिक है। जिसके जलाने से उष्मा, धुआं, राख बने, या हो सकता है कि राख ना बने, खाली उष्मा धुआं भी हो सकता है, ये भी संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। उष्मा, धुआं, राख बनी तो वो कार्बनिक है, वरना वो कार्बनिक नहीं है। अब मैं आपको बोलूं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियां, शैवाल, कार्बनिक। आपको बोलूं मैं, मिट्टी, कंकड़ पत्थर, रेत, जल, समझ गए। आप कोई भी भोजन खाओगे, चाहे आप टमाटर खाओ, चाहे गाजर खाओ, चाहे मिर्ची खाओ, चाहे दही, चाहे रोटी, चाहे सब्जी, कुछ भी लो, उसको जलाने से उष्मा, धुआं, राख बनेगी कि नहीं बनेगी। तो फिक्स है, भोजन कैसा पदार्थ होता है, पेपर में ऐसे भी आ जाता है, भोज्य पदार्थ होते हैं कार्बनिक, अकार्बनिक, नाइट्रोजनिक, फास्फोरस, ऐसे नाम आ जाते हैं। तो आप यहां समझो क्या होता है भोजन। इतनी बात समझ में आई। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों बदलना क्या कहलाता है। अब पाचन में कुछ अंग काम आएंगे। सबसे पहले भोजन किस में जाएगा, उसके बाद गले में आपके एक पाइप है, ग्रसनी या ग्रासनाल कहते हैं, फायरेंस। गले में 2 पाइप है, एक से वायु जाती है, एक से भोजन जाता है, ग्रसनी। तो ग्रसनी यहां से जाएगी आपकी ये बाएं फेफड़े के नीचे, यहां पर होता है आमाशय, उसके अंदर खुल जाएगी, जे आकार की सर्जरी, जिसको आप पेट कहते हो, पेट। ठीक है, पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द कभी नहीं होता, जिसको आप पेट मानते हो वो पेट नहीं, आप इसको पेट कहते हो, पेट है, पेट नहीं। पेट में बहुत सारे जुगाड़ है, आमाशय भी है, अग्नाशय भी है, यकृत भी है, पित्ताशय भी है, छोटी आंत भी है, बड़ी आंत भी है। पेट का मतलब होता है, हिंदी में पेट नाम नहीं होता, उदर होता है शुद्ध नाम, आमाशय कहते हैं। इसमें अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा निकल जाता है, पेट दर्द होता है। जब पेट दर्द होता है, आप लेट जाते हो, बाई तरफ लेटते हो, थोड़ा सा राहत मिलती है आपको, वो कारण होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस उसके प्रभाव को खत्म कर देता है। इसलिए आमाशय के बाद आपका एक और अंग भी आता है, अग्नाशय के बाद आती है आपकी, नहीं रुको, आमाशय के बाद आएगा नंबर यकृत का, यकृत के बाद आपका आएगा अग्नाशय, जिसको पैनक्रिया, यकृत लीवर कहते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, लीवर, जिगर, बागड़े में कहते कालजो है ना, अग्नाशय। हाँ, कलेजा यही होता है, बागड़े में कहते हो ना, मेरो कालजो काम करो जना मैं गयो, है ना। तो कलेजा क्यों कहते हैं, 1.5 से 2 किलो का होता है लीवर। लीवर का वजन होता है 1400 से 1800 ग्राम, आदमी का लीवर होता है 1400-1800 ग्राम का, मादा का होता है 1200 से 1400 ग्राम का। हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग यही है, इसलिए ऑनलाइन धमकी इसी की होती है कि तेरे कालजो काम करे तो आज जी, आप कहते हो मेरो कालजो काम करो, कालजो के गोतो काम करो, तंठाई को नहीं कालजो है, कालजो अठे है, ये फेफड़े हैं, ये हृदय है, हृदय अलग होता है, कलेजा अलग होता है। ठीक है, ये सारे अंग मिलकर क्या करेंगे, एक तंत्र बना देंगे। देखो, अब देखो नाम किसे पड़ा, पाचन किसे नाम पड़ा, भोजन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, इसे सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन में काम आने वाले अंग मिलकर के एक बहुत बड़ा तंत्र बना देते हैं, इसे पाचन तंत्र कहा जाता है। सिंपल सी बात। तो ये जो पाचन तंत्र है, इसको एक और नाम देते हैं, इन सभी अंगों को कहते हैं अपने आहार नाल। यूं मान लो पाचन तंत्र का दूसरा नाम ही आहार नाल है। तो मुख से लेकर के एक पाइप है, ये अंदर कोई गुच्छे के रूप में है, कोई थैली के जैसी है, कोई जे आकार की है, कोई सीधी है, कोई कुंडलित है। ये मुख से लेकर के एक पाइप है जो बड़ी आंत तक यहां पर खत्म होगी। तो देखो, आहार होता है, भोजन का नाम आहार होता है। आहार को ग्रहण करने वाला एक नाल बन गया, इसको आहार नाल कहते। कितना लंबा होता है, मुख से लेकर के ये बड़ी आंत तक सारा होता है 8 से 10 मीटर का। पेपर में क्वेश्चन आता है पाचन तंत्र की संपूर्ण लंबाई कितनी है, 8 से 10 मीटर। ठीक है, या आहार नाल की लंबाई कितनी है, 8 से। तो लिखो, पाचन में काम आने वाले अंग, इसमें से कुछ ग्रंथियां भी हैं जो सहायक ग्रंथियां हैं। ठीक है, ये उचित क्रम है, मुख, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद आमाशय, उसके बाद यकृत, उसके बाद अग्नाशय, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। ठीक है,
पूरे पाचन तंत्र की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर की। ठीक है, 1 मीटर में लगभग 3-3.5 फीट मानते हैं अपने, 3.25 के आसपास होता है नॉर्मल, अपने 3.5 फीट गिनते हैं। ठीक है ना, इसमें से अकेली 6 से 7 मीटर यानी 6.5 मीटर के आसपास छोटी आंत होती है। 6.5 मीटर समझते हो, सामान्य मनुष्य की लंबाई कितनी होती है? 5.5 फीट के आसपास, 5.4 5.3 ऐसे। तो छोटी आंत की लंबाई है 6-7 मीटर, 21-22 फीट हो गई है। 22 फीट का मतलब एक 5 फीट का मनुष्य, उसके ऊपर 3-5 फीट के मनुष्य आप खड़े कर दो, इतनी बड़ी हमारी छोटी आंत होती है। अब आप सोचोगे सर इतना लंबा जुगाड़ हमारे शरीर में कहां से आ गया? कुंडली के रूप में है, ये गुच्छा बना हुआ है, जिसमें आपको एक धागा दूं, 4-5 रील दे दूं, आपको गट्टी रील दे दूं, 5 लोगों को खड़ा कर दूं, बोलूंगा इसको उधेड़ दो, नीचे उधेड़ते जाओ 5, फिर धागा जो इकट्ठा हो गया उसको आप यूं यूं करके खींच दो, एक जाल बन जाएगा। वैसे जाल के रूप में छोटी आंत देखी होगी? नहीं देखी? देखी होगी, बहुत लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है ये। या छोटी आंत है सारी, यहां बड़ी आंत है, बड़ी आंत यूं जाती है, यहां निकलकर बड़ी आंत आगे आ जाती है, मूत्र मार्ग बन जाता है, मूत्र का निष्कासन, यहां से यूं घूमकर छोटी आंत पेट चली जाती है, मल का निष्कासन। ध्यान रहे ये बात मैंने इसलिए बताई है, बड़ी आंत पाचन तंत्र का भाग नहीं है, बड़ी आंत से उत्सर्जन तंत्र शुरू हो जाता है। पेपर में पूछेंगे आपसे, ये लिख लिया आर्नल की लंबाई? अगर आपसे पेपर में यूं पूछूं कि पाचन की प्रारंभिक सीमा कौन है, ठीक है, प्राथमिक सीमा मुख है। पाचन कहां से चालू होता है? मुख से। मुख में क्या है? दांत है, वो चबाएंगे तो पाचन चालू हो गया। पाचन की अंतिम सीमा कभी भी बड़ी आंत नहीं है, बड़ी आंत से मलमूत्र निकलते हैं, पाचन खत्म हो जाता है किस पर? तो पाचन की अंतिम सीमा या पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन है? इसीलिए मैंने बोला था पहले खाएंगे, फिर पचाएंगे, फिर सांस लेंगे तो ऊर्जा मिलेगी, फिर निकालेंगे। तो पाचन, फिर श्वसन, फिर होता है उत्सर्जन, ये चालू होता है यहां से उत्सर्जन। ठीक है, तो अंतिम सीमा, तो पाचन तंत्र की प्रारंभिक सीमा कौन है और अंतिम सीमा कौन है? अच्छा, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। छोटी आंत से लंबा कोई नहीं है। छोटी आंत देखी भी होगी आपने, ये होती है लगभग 6 से 7 मीटर की, 6.5 मीटर मानते हैं, 21-22 फीट बोलते हैं, 21-22 फीट सबसे लंबा भाग है। यानी पूरा पाचन तंत्र कितना? 8 से 10 मीटर का, उसमें से अकेले 6 से 7 मीटर छोटी आंत थी, तो 3 मीटर जुगाड़ में सब आ गया। अब अलग अलग लंबाई है, एक एक करके पढ़ेंगे, पहले मुख पढ़ेंगे फिर ग्रसनी, एक एक करके पढ़ेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना यहां पे आप, हाँ इसको लीवर लिख लो, बोले कई बार इंग्लिश में नाम है लीवर। ठीक है, ये अंग है काम आने वाले। डायग्राम बनाना है पाचन का या सीधा पढ़ोगे? डायग्राम सीखना है। देखो वैसे पेपर में ऐसे तो आएगा नहीं पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करो, ऐसा आएगा नहीं, पर मोटा मोटा आपको बता देता हूं मैं कि पाचन में अंग कैसे होते, कहां पे होते, मोटा मोटा बता, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो आना नहीं है, डायग्राम का आपको कोई पैसे लेना देना है ही नहीं। ठीक है, 9th 10th में पढ़ के आए हो, बाकी आपके पास सबके पास मोबाइल है, गूगल बाबा जिंदाबाद, जाके सर्च करना पाचन तंत्र का डायग्राम दिखाओ, वो आपको 3D देगा, सब एक एक अंग दिखा देगा टोटल। मोटा मोटा आपको मैं बना के बता देता हूं, ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। पहली बात, पाचन तंत्र के डायग्राम में खोपड़ी, हाँ उसो ये खानता पीता गरागो आदमी है, मोटो है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने पहले बोला था। सजावट कौन करनी, अपन के बांटना थोड़ी है भैया, डायग्राम में बनाए। ये तो आपका नाक वाला भाग है। आपको पता है आपका नाक और मुख गले में एक ही जगह मिल जाते हैं। ठीक है ना, एपिग्लोटिस होता है घाटी ढक्कन, नाक और मुख गले में एक ही जगह मिलते हैं, फिर 2 पाइप खुलती है। मुख, ये मुख है, ये तो ये वाला भाग है आपका नाक वाला है, इसको कहते हैं नासा मार्ग, बागड़ी में क्या कह रहे हैं, बहुत नास, वो इसलिए कहते हैं। ठीक है, नासा मार्ग, ये वाला भाग आपका आ गया मुख। मोटा मोटा बता रहा हूं, डायग्राम बनानी है आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ये मुख और नाक है ना, गले में जाकर एक ही जगह मिल जाते हैं। यहां पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। या इसको कहते हैं घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन इसी का नाम है। इसका काम क्या है, जब भोजन करते हो ना, ये एपिग्लोटिस से बंद हो जाता है,
ताकि जो ग्रसनी से ये वाला भाग है ना, मुख वाला, इसको कहते हैं ग्रसनी। ये तो मुख गुहा हो गई, मुख है, उसको बंद करने के बाद में गुफा के जैसी आकृति बन जाती है, इसलिए इसको मुख गुहा कहते हैं। तो ये भाग आ गया आपका ग्रसनी। मुख गुहा के बाद में यहां ग्रसनी खुलेगी सीधा डायरेक्ट। नोटिस भी किया होगा कई बार, ये आप गले को खोलकर देखना, मुख को ऐसे तलवे में अंगुली डालना, आपको ऊपर एक छेद मिलेगा, जीभ की श्लेष्म पट्टिका डिवाइड हो रही है जहां से एक छेद मिलेगा, वहां पर होता है एपिग्लोटिस। अगर ये एपिग्लोटिस बंद है ना, तो ये पाइप जाएगी सीधा एक सीधी, जिसका नाम है ग्रसनी, उससे होता हुआ भोजन। ये आपके फेफड़े आगे, अभी मैं सीधा बता रहा हूं, बाकी ध्यान रखना पाचन तंत्र के डायग्राम में कभी फेफड़े बनाए नहीं जाते, समझाने के लिए बता रहा हूं। बायां फेफड़ा दायां फेफड़ा, ये बाएं फेफड़े के नीचे यहां पर आपका आमाशय है, फेफड़े इसका भाग है, नहीं समझाने के लिए बता रहा हूं। ये बाएं फेफड़ा, ये देखो मेरा बायां फेफड़ा, ये दायां फेफड़ा, बाएं फेफड़े के नीचे यहां पर एक जे आकार की संरचना होती है, इसे जे आकार की, उसको कहते हैं आमाशय। यही आपका पेट है, 3 से 4 घंटे भोजन इसी के अंदर रुकता है। ये पेपर में क्वेश्चन आया गुरु पिछली बार कि पाचन तंत्र में, ठीक है, या आमाशय में भोजन कितने समय अंतराल तक रुकता है। 3 से 4 घंटे भोजन यहां पे रहता है, फिर आगे जाता है। मेन यही है काम, पेट यही है। अब ये मुख और गले वाला भाग एक ही जगह मिलता है, नाक और मुख मिलते हैं। नोटिस भी किया होगा, कई बार आप हड़बड़ी में बाहर से आई, आपने कुछ तरल लिया, कोई लिक्विड लिया, है ना, चाय वगैरह, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कॉफी वगैरह पड़ी थी या चाय पड़ी थी आपके पास, या भयंकर प्यास लगी, पानी का भी सेवन किया मान लो। आपके पड़ोस में कोई ऐसा बैठा था आपका फ्रेंड की ऐसी बात बोली, जोर से हंसी आई, आधा कमाल नाक में से, आधा कमाल मुंह में से बाहर निकल आता है, आलचक आ गया। हुआ है कभी ऐसा? तो ये मुख में से गया ना, एपिग्लोटिस वो बंद हो गया ना, अगर बंद हो गया तो आइटम नीचे जाएगा। एपिग्लोटिस खुला तो ये मुख गुहा से सीधा नाक में से आलचक में बाहर आ जाता है। तो ये क्या करता है, एपिग्लोटिस क्या काम किया इसने इसे बंद किया। एपिग्लोटिस भोजन को नासा मार्ग में जाने से रोकता है। या कई बुजुर्ग वगैरह देखे होंगे, बागड़ी में क्या खंकार के वे, खुंकार खंकार ऐसे कुछ बोलते हैं, है ना, जो काम वगैरह लगा हुआ है, यहां से करो तो वो नाक वाला आइटम मुख में से कैसे निकला, उसने खींचा ठोक दिया, तो वो ढक्कन है एपिग्लोटिस। समझ रहे हो ना? हंसने वाली बात नहीं, प्राणियों दैनिक विज्ञान है, इधर देखो, हर जगह साइंस है, हर जगह साइंस है, पल पल में साइंस। नैना रे, ये भी साइंस ही है, सब साइंस का काम होता है सारा, ठीक है, सारे काम साइंस के। समझ रहे हो ना? इधर देखो, अब आप सोचो एपिग्लोटिस ने काम क्या किया। ये जब बंद हुआ तो इसने भोजन को नाक में जाने से रोका कि नहीं रोका? आप नाक बंद करके खाना खा सकते हो क्या? खा के देख लेना, अब खाना खाओ ना, नाक बंद कर लेना पूरा, ठीक है, फिर खाना खाना, नहीं खा पाओगे आप। कारण क्या है, ये जो भोजन यहां से रुक रहा है तो ये श्वसन वापस इससे उत्सर्जन हो रहा है, इसका संभव नहीं है दोनों काम। तो इसका काम है, एपिग्लोटिस का कार्य क्या है सुनो, ये भोजन को नासा मार्ग में जाने से रोकता है। रोकने का काम अगर पुलिस वाली लाइन में देखिए, ट्रैफिक पुलिस नहीं होती, आप जा रहे हो हेलमेट नहीं है, रोक रोक रोक, क्या हो भाई जी लाइसेंस कौन ही, तो ला लीजिए मैं 100 रुपया गाल दे, उड़ जा, होता है ना। तो इसका काम रोकने का है, इसीलिए इसको पाचन तंत्र का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। किसको? इसको। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो, पाचन तंत्र का ट्रैफिक पुलिसमैन। पाचन तंत्र का ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहते हैं? एपिग्लोटिस को कहते हैं, घाटी ढक्कन। पाचन तंत्र का ट्रैफिक पुलिसमैन, उत्तर है एपिग्लोटिस। क्यों? ट्रैफिक पुलिसमैन का काम क्या? रोकने का। इसका काम क्या? इसका भी रोकने का काम है। किसको? भोजन को नासा मार्ग में जाने से रोकता है, ग्रसनी में धकेल देता है। अगर हड़बड़ी में आपने कुछ किया, ये खुला, उल्टी वगैरह आती कई लोगों को। उल्टी क्या है? अपचित पदार्थ, उसका बाहर निष्कासन होगा ही होगा, ठीक है। आप कहीं बस में बैठे, आपको उल्टी आ रही, सिंपल सी बात है, पड़ोस वाले को बोल दो कि उल्टी आवा भैया, पन्ना हो जा गावा भरजूला, होता है ना, उल्टी आएगी। अब उल्टी आ रही है, मान लो एक आप बैठे हो, आपके पास कोई लड़की बैठे, उसको उल्टी आ रही है, तो पहली बात, कई बार होता है ऐसा कि उल्टी करने शर्म आती है, कोई उल्टी में कोई शर्म वाली बात, अपचित ठोस है, उल्टी आते ही शरीर आपका सेट हो जाता है ना, तो आनी है, रोकने से नहीं रुकेगी। आप पड़ोस में आप बैठे हो, यहाँ पे बढ़िया जेंटलमैन बन के, इधर मान लो कोई लड़की बैठी है, उल्टी आ रही है, अब करने का मन नहीं कर रहा, फिर बस में उल्टी करेंगे, बेइज्जती होगी, बढ़िया ना धो के तैयार होके आए अगले, है ना। अब बैठे हैं वहां पे, मुख को ऐसे करते रहते,
अब वो अपचित ठोस है, वो रुकेगा नहीं। फिर जब अचानक से अपचित प्रेशर पड़ेगा ना, जैसे शराब पीने के बाद में आदमी उल्टी करता है, अपचित ठोस है, वो शरीर घड़ा भर गया ना, घड़ा भरने के बाद अगर बाल्टी से पानी डालोगे तो वो क्या करेगा, बाहर ही निकलेगा, ढूंढेगा वो तो वो बाहर निकलेगा। फिर मुख आप बंद करो, रोकने से नहीं रुकेगी। ये कौन सी क्रिया है? उल्टी हो गया, वमन हो गया, पलक झपकना, खांसना, छींकना, अनिच्छिक क्रिया, इस पे हमारी बॉडी का कंट्रोल नहीं होगा। फिर आप अगर वमन नहीं कर रहे हो, मुख को बंद कर रहे हो, कई बार नोटिस किया उल्टी आती है तो यहां से करके अगल गप भर दिया सारा, क्या होगा ना। अब आप उसको भी रोकने का प्रयास करो। कई बार किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या, नाम तो अब नहीं लोगे आपकी, मेरे साथ हुआ है, उल्टी आती है भयंकर, आप रोकने का प्रयास करोगे ना तो आपने मिर्ची जो भी आपने खा रखा आइटम, आधा का नाक में से आधा का मुंह में से बाहर आता है। कई बार हुआ होगा, बताओगे नहीं मुझे पता है, ठीक है। तो ये काम इसी का ये। अब देखो ये आ गया आमाशय, ये जो आपके फेफड़े थोड़ा बना देता हूं, बाकी इसमें है नहीं, ठीक है। ये आपके दोनों फेफड़े हो गए, अच्छे से बताया था, दोनों फेफड़े बराबर नहीं होते, एक फेफड़ा हमारा बड़ा होता है, एक फेफड़ा छोटा होता है, क्योंकि दाएं फेफड़े के नीचे होता है लिवर, 1.5 से 2 किलो का है, बड़ी ग्रंथि है, जगह भी ज्यादा घेरेगी तो दबाव भी इस फेफड़े पे पड़ेगा। एक फेफड़ा बड़ा, एक छोटा। ऐसे मैं खड़ा हूं, ये मेरा बायां भाग है, ये दायां है, तो ये बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा। बाएं फेफड़े नीचे यहां पर ये क्या है, आमाशय है। अब ये जो दायां फेफड़ा है, इसके नीचे ऐसे यहां पर एक आपकी द्विपालित ग्रंथि होती है, इसको कहते हैं लिवर। यकृत बोल दो, लिवर बोल दो, जिगर बोल दो, कलेजा। यहां से खुलेगा हिपेटोसाइटस, ये भाग बना, और यहां आपका आ गया पत्तेनुमा संरचना, नहीं अग्नाशय। पित्ताशय या नहीं होता। पित्ताशय आप जिसको कहते हो ना, पित्त की थैली, पित्तम पथरी है, गुर्दम पथरी है, कहते हो ना, पित्त की थैली, वो पित्ताशय, इसका गिरिज होता है लीवर का, ऐसे। ये नाशपत्ती की जैसी संरचना होती है गोल, ये पित्ताशय, लीवर का एक भाग होता है पित्ताशय, पित्त की थैली। ये आपका अग्नाशय है। फिर यहां से ऐसे आपकी शुरू हो जाती है ये कुंडलित, ये छोटी आंत पड़ी रहती है 6 से 7 मीटर की, यूं करके ये इस टाइप से, और यहां चारों तरफ ये वाला भाग है ना, ये है बड़ी। डायग्राम पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि काम का है नहीं। ये है सारे भाग, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत इधर से जाएगी तो मूत्र मार्ग बनाएगी, ऐसे पीछे घूमकर बनाती है हमारा गुद्दा द्वार, एनस, जिससे मल का निष्कासन होता है। अब एक एक करके सारे भाग पढ़ते हैं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि डायग्राम अगर ढंग से बना इसमें टाइम लगता है। देखो कम से कम आधा घंटा चाहिए, और इसमें हमारे पास मार्कर भी वैसे एक ही है, अलग अलग मार्कर हो तो बढ़िया बन जाता है। बाकी आप देख लेना ऑनलाइन, अपने को ऑब्जेक्टिव निकाल लें, इसलिए क्यों टाइम वेस्ट करें इस पे। अब सबसे पहला भाग है मुख। पाचन कहां से चालू होगा, आपको पता है मुख में 2 चीजें होती है, एक होता है दांत, एक होती जीवा, जीभ, ठीक है। दांत क्या है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी दांत ही है। शरीर में दांत से मजबूत कुछ भी नहीं। सर्कस वाले देखे कांच तक चबा जाते हैं, तोड़ देते हैं, बोतल को का लोग, कांच की बोतल होती है ना, कई लोग होते हैं तोड़ देते हैं ऐसे। रामलीला वगैरह में देखा होगा कि कैरोसिन लेते मुख के अंदर, है ना, आग पे डालते ऐसे करके, है ना, मुख के अंदर, उसके बाद लड्डू वगैरह खा, जलन हो जाती है लार ग्रंथियों के अंदर। इसलिए तो दांत क्या है, शरीर का सबसे मजबूत भाग। पढ़ाया भी था मैंने आपको हड्डी वाले टॉपिक में। मानव शरीर में सबसे मजबूत कौन है, दांत। अब दांत तो अलग अलग प्रकार की, दांत में भी सबसे मजबूत कौन है, जबड़ा। जबड़े का संपूर्ण आवरण, ये हड्डी देखिए आपने, मैंडिबल, ये देखो कितनी मजबूत है। मुख पे कई बार आप लड़ाई वगैरह करते हो, लोग घुसन भी मारते, फर्क नहीं पड़ता। यहां पे मार के देख लो किसी के, यहां मारना एक मुख का कस कस के जोर लगा के, या जननांगों पे मारना, वही बैठ जाएगा वो। सबसे मजबूत है ये, इसको कहते हैं मैंडिबल। तो पेपर में पूछते हैं मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन है। आपको पढ़ाई थी मैंने, स्केलेटन सिस्टम करवाया था ना, कंकाल तंत्र, उसमें पढ़ाई थी मैंडिबल। जीभ क्या है, सबसे मजबूत मांसपेशी है जीभ, है ना, उस पर चोट लग जाए जल्दी खराब भी होती है, जल्दी सही भी हो जाती है। सबसे तेजी से जीभ सही होती है आपकी। सबसे मजबूत मांसपेशी, मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 639 से 656। तो आपसे अगर पेपर में पूछे मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी,
जीवा। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल है। जबड़े का संपूर्ण आवरण इनेमल नाम देते, इनेमल मजबूत है, इनेमल आवरण होता है, ये नीचे वाली हड्डी आ गई मैंडिबल। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, छोटी हड्डी स्टेपिस, छोटी मांसपेशी कान की है, कौन सी? स्टेपिस। छोटी मांसपेशी स्टेपिस हड्डी की बताई थी मैंने आपको, छोटी हड्डी स्टेपिस थी ना, उसकी मांसपेशी का नाम याद करो, स्टेपिडियस। बड़ी हड्डी कौन है? फीमर, तो बड़ी मांसपेशी, ये फीमर हड्डी जांग वाली है, उसकी मांसपेशी बड़ी है, क्या नाम बताया था? ग्लूटियस मैक्सिमस, ये बताई थी मैंने आपको। मजबूत हड्डी मैंडिबल है, कमजोर हड्डी कान की बताई थी, मेलियस। ठीक है, पेपर में ऐसे आ जाता है मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशीय रचना कौन है? जीभ है, जीवा। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जीवा। ये दो भाग है, इतनी बात समझ में आई? एक नंबर शुरू करते दांत, जो आप बिना मतलब के निकालते रहते हो कई बार, अच्छा नहीं होता वैसे, बढ़िया नहीं लगता। ठीक है, दांत। दांत की बात करें, पहली बात ये तो अपने लिख लिया, सबसे मजबूत हड्डी, बार बार नहीं लिखेंगे। अच्छा, दांत किससे मिलकर निर्मित होते हैं? दांत दो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, Ca कैल्शियम, P का मतलब फास्फोरस। यही दांतों में होते हैं, यही हड्डियों में होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि दांतों और हड्डियों के मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस है। ठीक है, मुख्य घटक बोल दो, परमाणु बोल दो, अवयव बोल दो, एक ही बात है। अच्छा, सबसे अधिक लगभग कैल्शियम है, कैल्शियम आपको पता है कि धातु है, फास्फोरस है अधातु। पेपर में पूछ लेते हैं, दांतों में सर्वाधिक मात्रा में, हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? आवर्त सारणी में आता है 20 नंबर पे। कहां पे? दांत के बारे में पढ़ रहे हैं। दांतों का निर्माण किन परमाणुओं से होता है, किन घटकों से होता है, दांतों में कौन से अवयव पाए जाते हैं? पेपर में पूछ सकते हैं कि कैल्शियम और आयरन, आयरन और फास्फोरस, कैल्शियम और निकिल, कैल्शियम और फास्फोरस, ऐसे नाम आ जाएंगे कि दांतों में कौन से घटक पाए जाते हैं, दांतों में कौन से परमाणु पाए जाते हैं, कौन से अवयव पाए जाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। दांतों और हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? बहुत बार पढ़ाया है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? हड्डियां हैं, है ना। और हड्डियां किससे मिलकर बनती है? कैल्शियम और फास्फोरस से। शरीर में सबसे अधिक हड्डियां, हड्डियों में सबसे अधिक कैल्शियम। तो क्वेश्चन बन गया, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम होती है। हड्डियां हैं तो हड्डियों में कैल्शियम है। किससे मिलता है कैल्शियम? दूध से मिलता है। ठीक है, दूध का अगर आप सेवन करते हो तो आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, है ना। तो दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व कौन है? कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? कैल्शियम, है ना। और हड्डियों का मुख्य घटक कौन है? कैल्शियम। दांतों का मुख्य घटक कौन है? कैल्शियम। ठीक है, अब ये कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर के एक यौगिक बना लेते हैं, वो देता दांतों और हड्डियों को मजबूत। दांत और हड्डियां हमारी मजबूत होती है ना, किसकी वजह से? ये दोनों जुड़ते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जुड़ करके एक यौगिक बना लेंगे, Ca मतलब कैल्शियम, PO4 को कहते हैं फास्फेट। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको, PO4 फास्फेट, NO3 लगता है तो बोलते हो नाइट्रेट, SO4 को बोलते हो सल्फेट, O को बोलते हो ऑक्साइड, OH को हाइड्रोक्साइड। आगे सीखेंगे केमिस्ट्री में, अभी सिर्फ नाम याद रखना। पेपर में पूछेंगे दांतों को मजबूती देने वाला यौगिक कौन है? नहीं, सॉरी, मजबूती नहीं, ये सफेद मजबूती देता है ये CaCO3, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। दांतों और हड्डियों को मजबूती देने वाला यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट देखा है। अंडे के बाहर का खोल होता है ना, छिलका, कैल्शियम कार्बोनेट ये है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। समुद्र के अंदर प्रवाल भित्तियां बनती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट, ये मजबूती है। अच्छा, वो कौन सा है? ये जो फास्फेट था ना, वो दांतों और हड्डियों को सफेद चमकीलापन प्रदान करवाता, जो अभी मैंने आपको बताया था। Ca3PO4 की होल ट्वाइस। Ca होता है कैल्शियम, PO4 होता है फास्फेट। हड्डियों में भी यही होता है, दांतों में भी यही होता है, पर इसकी वजह से क्या होता है, हमारे दांत और हड्डियां क्या होते हैं? सफेद चमकीले होते हैं। इसकी वजह से मजबूत, किसकी वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से।
इतनी तो बात है दांत के बारे में खास खास। क्या क्या पूछेंगे? दांतों और हड्डियों को मजबूती देने वाला यौगिक कौन? 4 सूत्र लिखे हुए मिलेंगे, तो उत्तर क्या होगा? कैल्शियम CO3 होता है कार्बोनेट। दांतों और हड्डियों को सफेद चमकीलापन प्रदान करवाने वाला यौगिक कौन है? कैल्शियम फास्फेट। ये तो है खास खास बात है। दांत बनते किससे हैं? कैल्शियम फास्फोरस से। सर्वाधिक मात्रा में दांतों में कौन सी धातु है? कैल्शियम है। फास्फोरस तो अधातु होती है। दांतों और हड्डियों को मजबूती कौन देता है? सफेदी कौन देता है? कैल्शियम फास्फेट। इतनी बात समझ में आई? अब देखो दांत है टोटल, दांत होते हैं हमारे 32, 2 जबड़े हैं, 16 होते हैं। 16 ऊपर वाले जबड़े में, 16 नीचे वाले जबड़े में। नीचे वाला जबड़ा आपका होता है गतिशील, अस्थायी होता है। ऊपर वाला जबड़ा होता है स्थायी, गति नहीं होती। आप चेक करके देख लो, नीचे वाले जबड़े को आप अप डाउन लेफ्ट राइट कहीं भी कर लो, ऊपर वाले को हिला लो क्या? नहीं। तो कौन से जबड़े में गतिशीलता नहीं पाई जाती? ऊपरी। कौन से जबड़े में गतिशीलता पाई जाती है? निचले जबड़े में गतिशीलता होती है। दांत टोटल हमारे अंदर 32 है, 16 ऊपर के जबड़े में, 16 नीचे के जबड़े में। तो लिखो दांतों के प्रकार। उतार रहे हो ना साथ साथ? अब पढ़ते हैं दांत कितने टाइप के होते हैं। बोलो मत रे, बोलो मत। दांतों के प्रकार सामान्य मानते हैं दांत अपनी 2 टाइप से। किसी एक तो है पाचन के आधार पर, कि भोजन को तोड़ना है, उसके आधार पर दांत होते हैं 4 प्रकार के। एक होते हैं स्थायित्व, स्थायित्व के आधार पर वो होते हैं 2 प्रकार के ना, स्थायी दांत और अस्थायी दांत। कुछ दांत ऐसे होते हैं जिंदगी में एक ही बार आते हैं, है ना, 20 स्थायी दांत कहते हैं। कुछ दांत होते हैं अस्थायी दांत, 20 होते हैं, 20 और 12 32, 20 अस्थायी दांत जिनको दूध के दांत भी कहते हैं। टूट गए नहीं आते हैं, टूट गए नहीं आते हैं, संख्या फिक्स नहीं है। पेपर में पूछेंगे पाचन के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं, स्थायित्व के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। पहले पढ़ते हैं पाचन के आधार पर, फिर पढ़ते हैं स्थायित्व के आधार पर। ठीक है, उतार लिया? 1 नंबर पॉइंट बनाओ, पाचन के आधार पर दांतों के प्रकार। पाचन के आधार पर दांतों के प्रकार। पाचन के आधार पर दांतों के प्रकार तो 4 है। कौन कौन से नाम होते हैं? कृतनक, रदनक, च्वर्णक नहीं, अग्र च्वर्णक। जबड़े से आगे वाले तो अग्र, बताऊंगा अभी, गिनवा दूंगा सारी, टेंशन मत लो, डोंट वरी। च्वर्णक। कृतनक को इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर, इसलिए आई लगाएंगे। रत्नक को कहते हैं इंग्लिश में कैनाइन, इसलिए सी लगाएंगे। अगर च्वर्णक को कहते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर, ठीक है, तो पी लगा देंगे। और च्वर्णक होते हैं मोलर, एम लगा देंगे। क्यों बताए? इंग्लिश वाले आपको नाम याद रखने, नाम याद नहीं रखने, इनसे सूत्र बनता है दांतों का। पेपर में आ जाता है दंत सूत्र क्या है। दंत सूत्र, दंत सूत्र क्या होता है? ICPM अपॉन ICPM मल्टीप्लाई 2, ये टीथ फॉर्मूला है। पेपर में पूछे दंत सूत्र क्या है? ICPM अपॉन ICPM मल्टीप्लाई, मतलब क्या हुआ? कृतनक, रदनक, अगर च्वर्णक, च्वर्णक, कृतनक, रदनक, अगर च्वर्णक, च्वर्णक। क्यों लिखा? ये ऊपर के जबड़े के हैं, नीचे के जबड़े के हैं, गुणा 2 से करना है। कैसे? दंत सूत्र आप याद रखना, वैसे तो बहुत है, गहरे हैं, पर आप मोटे मोटे याद रख लो, उस पर अपने चर्चा नहीं करेंगे। दंत सूत्र होता है 21-23 अपॉन 21-23 मल्टीप्लाई 2, ये दंत सूत्र है। वैसे दांत अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम होते शिशु, फिर बनते बालक,
फिर बनते किशोर, फिर बनते वयस्क, फिर बनते वृद्ध। शेषावस्था में दांत होते ही नहीं है तो पेपर में पूछेगा भी नहीं। बालक के अंदर आते हैं, फिर और विकसित होंगे, बालक से हम किशोर बनेंगे, वयस्क बनेंगे। वृद्धावस्था में वैसे ही मुंह लिफाफे के जैसा खाली खाली हो जाता, हवा से आती रहती है ना। ढंग से आपने पोषण लिया है तो रह जाते हैं, नहीं तो टूट भी जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपने वयस्क अवस्था में कुछ ऐसा काम किया, दांत तुड़वा लिए तो होंगे ही नहीं, पहले भी हवा आ सकती है ना। लिफाफो सोया मुंह खाली कर लिए, पपोड़ बोग रहे, समझ गए ना। तो वृद्धावस्था में फिक्स नहीं है तो पेपर में पूछेंगे नहीं, शेषावस्था में पूछेंगे नहीं। अब दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, गहरे लेवल पे पढ़ो तो बाल्यावस्था में अलग होते हैं, किशोरावस्था में अलग होते हैं, वयस्क अवस्था में अलग होते हैं। तो आपको इतना गहरा पढ़ना नहीं, आप खाली वयस्क के पढ़ लो। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इस मल्टीप्लाई 2 का मतलब है ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा। देखो अब मैं पूछूं आपसे, दांत कितने प्रकार के हैं? 4, कृतनक, रदनक, अगर च्वर्णक और च्वर्णक। देखो ये कृतनक, रदनक, अगर च्वर्णक, च्वर्णक, 2 और 2 4 दुए 6। वाह शाबाश, कटे हो मंगल करवा बैठोगे। 1 और 1 2 दुए, 2 और 2 4 दुए, 3 और 3 6 दुए, 12 और 8 20 और 4 24 और 8 32। ये वयस्क अवस्था के है। किशोरावस्था में अलग होते हैं, बाल्यावस्था में अलग होते हैं, पर इतना गहरा आपसे पूछेंगे नहीं, इसलिए इसको स्किप कर देता हूं, छोड़ देता हूं। अब देखो कृतनक दांत आप देख लो, आगे आगे आपके 4 दांत ऊपर है, 4 दांत नीचे है। जिससे आप धागा काटते हो वी शेप का होता है, वी शेप का, ऐसा इस टाइप के। एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, कुत्ते का जैसा तीखा होता है, जैसे आप धागा काटते हो। एक तीखा दांत यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे। कितने हो गए? 4। वो कौन है? रदनक है। उन चारों के बीच में 4 ही दांत आगे है, ऊपर और 4 नीचे। ऊपर वाले जबड़े में 4 है, नीचे वाले में 4 है, ठीक है। घर पे जाके डायग्राम आप देख सकते हो, अपने थोबड़े का दर्पण लेना, चेक कर लेना। 4 दांत ऊपर है इस टाइप के, आगे ऐसे 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 ही नीचे हैं 4 और 4 वो कौन से? अब एक तीखा यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, वो कौन से हैं? रदनक 4। इनका काम है भोजन को पीसना, लुगदी बनाएंगे, पीसेंगे। रदनक होते कुत्ते के जैसे तीखे होते, बिल्कुल कुत्ते काम होता फाड़ने का, चीरने फाड़ने का। तो भोजन को पीसना, फिर चीरना फाड़ना, फिर लुगदी बना करके आगे पास कर देना, ये काम होता है दांतों का। मुख में चलता है काम, चबाना कहते हैं इसको। अगर च्वर्णक काटेगा, च्वर्णक होता है जबड़ा। देखो च्वर्णक जबड़ा, जबड़े के आगे वाला कहते हैं ना, आग लिजाड़, लाग लिजाड़ बागड़ी में से कहते हैं। च्वर्णक जबड़ा है। जबड़ा जब भी टूट के आएगा, 3 दांतों के ट्रिक के रूप में बाहर आता है, नोटिस कर लेना। इससे 3 आएंगे टूटकर सीधे, 3 नीचे 3 ऊपर। कितने हुए? 6 और 6 जबड़े में कितने हो गए? और जबड़े के आगे वाला भाग अगर टूटकर बाहर आया तो वो द्रिक के रूप में आता है, 2 दांतों का जोड़ा बाहर निकलता है। जबड़े के आगे वाले 2 नीचे, 2 ऊपर, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ। कितने हो गए? समझ गए? तो जबड़े के आगे है, इसलिए नाम है अगर च्वर्णक। भोजन को सबसे पहले काम क्या है? चीरना, फाड़ना, पीस करके लुगदी बना देना, इतना काम है दांतों का। पेपर में क्या पूछेंगे? पाचन के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? कृतनक, रदनक, अगर च्वर्णक, च्वर्णक। मानव शरीर में वयस्क अवस्था में कृतनक दांतों की संख्या कितनी होती है? रदनक दांतों की संख्या, अगर च्वर्णक की, च्वर्णक की। दंत सूत्र क्या है संख्या में? अब मैथ वाली कलाकारी मत करना यहाँ पे। 21 23 21 23 कैंसिल हो गया, 1 कम 1 1 2 2 2 दांत आ गया, ये मत करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मैथ नहीं है, यहाँ पे मत करना। तो ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा दर्शाता है, तो कट मत कर देना कहीं यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई? अब 2 नंबर लिखो, स्थायित्व के आधार पर दांतों के प्रकार। हाँ हो सकते हैं, दंत धातु नाम आते हैं। दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम है ना, हमारे दांत, हम कैसे जीव है? हम विषम दंती है, हम विषम दंती है। इतना गहरा आपसे पूछेंगे नहीं, आपने पूछ लिया इसलिए बता रहा हूं। हम विषम दंती है। आगे वाले दांत हमारे चौड़े हैं, धागा काटते हैं, वो भी शेप के तीखे हैं। जबड़े वाले थोड़े से मोटे हैं, सॉरी जबड़े से आगे वाले थोड़े से मोटे हैं, जबड़े वाले और मोटे हैं। हमारे सारे दांत अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए हम विषम दंती है।
वे सजीव जिनके सारे दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, वे समदंती होते हैं। कुछ समदंती होते हैं, सारे दांत एक जैसे होंगे। मछलियां होती है, सारे दांत एक ही जैसे होंगे, हमारे अलग अलग, कुछ मोटे हैं, कुछ पतले, कुछ तीखे हैं, कुछ चौड़े हैं, तो समदंती मछलियां हैं। कुछ होते हैं एक्रोडेंट, सांप के दांत होते हैं, जबड़े की हड्डी की अगली सतह पर जैसे होते हैं, है ना, एक्रोडेंट होता है। प्लोरोडेंट छिपकली होती है ना। होमोडेंट होते हैं, प्लोरोडेंट होते हैं, एक्रोडेंट होते हैं, ठीक है। समदंती होते हैं, विषमदंती होते हैं, एक बार दंती भी होते हैं, द्विबार दंती भी होते हैं, और बहुबार दंती भी होती है। ऐसे प्रकार है। तो कई अक्ल, जाड़, ऐसे कहते हैं बागड़ी में कुछ अलग अलग नाम देते हैं। ऐसे कई लोगों के एक ही दांत है ना, मिशोड्रम से उत्पत्ति डबल हो जाती है, तो एक दांत में फंस के बीच में से ओखा ओखा निकल जाता है। ऐसे अजीब प्रकार का होता है। रेती घस के बराबर कर देना चाहिए बागड़ी में क्यों है तो, ठीक है। तो वो अलग होते हैं सिस्टम, वो यहाँ पे आपसे नहीं पूछे कितना गहरा। इससे इस लेवल पे आप फटोगे तो फिर ये आपका 10th लेवल का, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ बाकी चीजें, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। मेन बात ये 2 नंबर लिखो, स्थायित्व के आधार पर। स्थायित्व के आधार पर दांतों के प्रकार वो होते 2। एक होते स्थायी दांत, एक होते हैं अस्थायी दांत। नाम से ही पता चल रहा है, स्थायी मतलब जिनकी संख्या फिक्स रहेगी, अस्थायी जो फिक्स नहीं होंगे, घट बढ़ सकते हैं। अस्थायी दांत कैसे, इधर देखो, अस्थायी, ऐसे दांत जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन काल में एक बार आते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप पूरा लिख सकते हो। ऐसे दांत जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन काल में एक ही बार आते हैं, टूट गए दोबारा नहीं आएंगे। अस्थायी दांत जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आते हैं, ठीक है। स्थायी दांत होते हैं आपके 12 दांत ऐसे हैं जो फिक्स है, दोबारा नहीं आएंगे। अस्थायी दांत होते 20। अस्थायी दांतों को दूध के दांत भी कहा जाता है। किन दांतों को दूध के दांत कहते हैं? दूध के दांत। तो ये टूटेंगे नहीं, आ जाएंगे। जैसे बचपन में टूटे होंगे, सबके ही टूटे हैं हमारे, है ना। 20 है, एक टूट गए 19 हो गए, 2 टूट गए 18 हो गए, एक आ गया फिर 19 हो गए, है ना। एक और आ गया 20 हो गए, एक टूट गया फिर 19 हो गए, एक और टूट गया 18 हो गए, 2 टूट गए 17 हो गए, 2 आ गए 19 हो गए। कभी 16, कभी 17, कभी 18, कभी 19, कभी 20, कभी 18, कभी 20। संख्या फिक्स नहीं है, अस्थायी है। उनको कहते हैं दूध के दांत। ये टूटेंगे फिर आ जाएंगे। स्थायी दांत है वो जीवन काल में एक ही बार आएंगे। तो भूल कर भी आपको किसी के साथ अगर कुचरनी करने का प्रयास कर रही हो या कुचरनी कर रही हो, स्थायी दांतों को संभाल के रखना। ये स्थायी दांत गए तो गए, ठीक है। तो ये तुड़वाने नहीं है, ये तो टूटेंगे आ जाएंगे, पर ये अगर तुड़वा लिए तो नहीं आएंगे। आ सकता है वयस्क अवस्था, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं है कि वयस्क में टूट गया नहीं आएगा, आ सकते हैं। अस्थायी दांत जीवन काल बोला है मैंने, जीवन काल। अब बुढ़ापे में नहीं है कि बुढ़ापे में टूट गए दोबारा आ जाएंगे। बुढ़ापे में तो लकड़ियां बुला रही है शमशान भूमि की तरफ, गतिशील हो जाओ बस फटाफट। 60 की एवरेज रहनी चाहिए वैसे आजकल, कोई टेंशन नहीं। 60 के बाद उम्र बढ़ती है ना, टेंशन है ना, ढंग से खाया जाता है ना, ढंग से कुछ पिया जाता है ना, ढंग से बोला जाता है ना चला जाता है ना उठा जाता है। तो 60 की एवरेज बढ़िया रहती है। 60 में निपट जाए ना वो इंसान सुखी है, ठीक है। उसके बाद दिक्कत चालू हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूं दांतों की सफाई जरूर किया करो। दांत और आंख, जिंदगी में 2 चीज जरूरी है, इसलिए ब्रश मैंने बहुत बार बोला किया करो। दांत अगर टूट गए ना, कुछ खाने का मन, छोला खाना जी करके की कृषि तका भलाई बोकर भी देख देगी, लियाड़ी आवेगी सीधी, खा लियो खावा बटके ही रगड़ खा ले, पाउडर बना के आपको मार ले। तो दांत और आंख नहीं है तो दुनिया क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट है, कुछ नहीं दिखेगा। दूसरा ही बोलेगा कि वाह, कोई अगर बोल के देख दे किया यार कितनी मस्त चीज है ये, गाड़ी लेके आनी अपनी, कितनी गड़ी गाड़ी है। जिसकी आंख नहीं बोले किसी गाड़ी मस्त है के? हाँ किसी के सुनी, अच्छा दिखे को नहीं के बापड़ो। तो आंख और दांत 2 चीज जरूरी होती है बॉडी में। तो स्थायित्व के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? कौन से दांत प्रत्येक मनुष्य के जीवन काल में केवल एक बार आते हैं? कौन से दांत प्रत्येक मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आते हैं? किन दांतों को दूध के दांत कहा जाता है? स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? अस्थायी की? दांत का काम खत्म। भोजन को चीरा फाड़ा पीस कर लुगदी बना करके छोड़ दिया जीभ के ऊपर,
मुख के अंदर भोजन को चबा रहे हो ना। अब 2 नंबर आपकी आएगी मांसपेशी, जिसका काम जीभ का है, तो 2 नंबर पढ़ते जीवा। मुख के अंदर 2 चीजें है ना, हेडिंग डालो जीवा। थोड़ा सा लंबा है टॉपिक, थ्योरी का लव, ऐसे आसान ही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये दैनिक जीवन में काम ही आएगा तुम्हारे वैसे भी। जीवा देखो, मुख के अंदर 2 चीजें हैं। मुख से एक तो, जीभ से नहीं, मुख से एक तो निकलेगी लार। मुख में पाई जाती है लार ग्रंथियां, ठीक है। एक तो निकलेगी लार ग्रंथियां, जिसका काम है स्वाद का एहसास करना, या सीधा लिख सकते हो लार ग्रंथि की बजाय लार ही लिख लो। मुख से डायरेक्ट तो लार निकलेगी, एक पाई जाएगी लार ग्रंथि। जीभ का 2 ही काम है, एक तो छोड़ती है लार, लार को आप लाला रस भी कहते हैं। लाला रस लार का ही नाम है। लार क्या होती है? लार में होता है एक तो पानी, एक होते एंजाइम। अब समझ लो, अभी पीछे आपका टॉपिक खत्म हुआ है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन फिनिश कर दिए थे। लार से एंजाइम निकलेंगे, इसका मतलब पहली बही स्त्रावी ग्रंथि शुरू हो चुकी है। जीवा नहीं, लार ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम का स्त्रावण करती है बहिस्त्रावी ग्रंथि कहलाती है। लार ग्रंथि से एंजाइम निकले मतलब पहली ग्रंथि आ गई बहिस्त्रावी। एक तो ये होगी, शुरू हो गई पहली। कितना? लार में होता है लगभग 98% पानी, ठीक है। 2% लार में एंजाइम होती है। लार जरूरी है बॉडी में। इस पानी का काम क्या है? पहले ये सोचो कि लार के अंदर पानी ठंड क्यों है? पानी बहुत जरूरी है, ये होना बहुत जरूरी है। लार का आप सेवन भी करते हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी है लार में, है ना। जब चुंबन करते हैं लार का सेवन नहीं होता क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पानी है, उस पानी का सेवन करो, लार का करो। 98% पानी है, 2% एंजाइम है। अगर बात करो इस पानी की क्यों जरूरी है, जरूरी है लार निकलना। लार अगर आपके मुख में होगी तो आपका मुख गीला रहेगा, पहला काम, इससे आपको बोलने में सहायता प्रदान होगी। अगर आपको भयंकर प्यास लगी हुई ना, उस समय आपके मुख से ध्वनि भी नहीं निकलेगी, जबकि मुख सूखा सूखा हो जाता है कि एक घुट कोई पानी पिया दे, बस मर रहे हो तुम। तो इस पानी का काम क्या है? मुख को गीला रखना। क्यों गीला रखेंगे? ताकि बोलने में सहायता प्रदान हो। मुख को इसलिए भी गीला रखना ताकि जीभ है वो तलवे को चिपक ना जाए। इस पानी का काम यह भी है भोजन को लसलसा बनाना, गीला बनाना। अगर भोजन लसलसा नहीं हुआ ना तो आपके गले से नीचे भी नहीं निकलेगा। कई बार मिठाई वगैरह होती है, लेके आते हैं, कोई सूखी कतली वगैरह होती है ना, बढ़िया बनी हुई, आपके सामने से ला के रख देते हैं, मन करता है कि कट्टी दबा दो खा जाऊं, है ना। कौन खाएगी के लार आनी स्टार्ट होगी ना। ये लार ग्रंथि काम ये है कि खाद्य सामग्री को देख करके अनिच्छी क्रिया स्त्रावित होती है, मुख से लार टपकती है। जैसे समोसे, कचौरी, बर्गर आपको कुछ खाना है, देखो देखो देखो, मरो के यहाँ इधर सुनो, तो वो लार इसलिए निकलती है मुख से, अनिच्छी क्रिया है। आपने कुछ सूखा आइटम, अगर आपने कोई बर्फी, कतली वगैरह कुछ खाते हो, फटाफट आप खाने का प्रयास करो। कई बार ये होता है कि आप भयंकर भूख लगी हुई है, 4-5 बंदे बैठे हैं, तो कई एक लालची होता है, 1-2 बीच में कि आप पता खा लिया, एक बच्चा ना बच्चा है, कई बार वो डुज्जो आ जाए मुंह में, वो होगा ना, तो वो लार का श्रवण नहीं हुआ, वो सूखा आइटम चिपक गया। तो लार भोजन में मिलेगी तो भोजन लसलसा हो जाएगा, और लसलसा होना जरूरी, लसलसा होगा तो ही गले से निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो खाना पीना भी हिसाब किताब चाहिए, ठीक है। डुज्जो यहाँ बेड़ो सकरी के देश उदन, ठीक है, बता दूंगा। बागड़ी में डुज्जो कहेगा, बाकी आपके क्षेत्र में कुछ अड़ोती है क्या भाषा? अड़सूंड तो अलग होता है, अड़सूंड, छींक, डकार ये अलग है। आप कहते हो ना कि छींक आवे, कोई याद करे, क्या मैं याद करे थन, क्या मैं याद करे कोई, पहली बात वो है याद करके केले सी में हाँ। याद जो तो कुछ नहीं होता, छींक आती है, नोटिस किया होगा छींक के अंदर पानी होता है। फेफड़े के अंदर जब जलवाष्प जमा हो जाती है ना, तब आप जिसको आप कहते हो ना वो जलवाष्प बाहर निकालते। फेफड़े में पानी नहीं रह सकता, खाली वायु रह सकती है। फेफड़े में पानी गया, सुना होगा, फेफड़े में पानी भर गया, बुखार हो तो मर गया बंदा। फेफड़े में पानी जाते आदमी मर जाता है। फेफड़ा गुब्बारे हैं बॉडी के, एल्वियोलाई कहते कुप्पी का, वहां नहीं जा सकता। तो जैसे ही जलवाष्प ज्यादा बॉडी में अगर जमा होगी ना फेफड़े के अंदर, उसको कहते छींक। अब क्या हिचकी आवे कि ठकुन याद करे, अभी बोला मैंने, क्या याद करा था नहीं, याद करने वाले सोचेगा इनकी याद करे, इसे नहीं करी ना। तो वो हिचकी किस लिए आती है? गले में आप कुछ अटक जाता है ना,
ये बागड़ी में चौंचले होते हैं, 7 बार पानी पी ले, गुटका दबा दब लेके, सही हो जी। 7 बार पानी का मतलब नहीं आपने कुछ खाया है ना, ठोस पदार्थ आपके गले में पहले से भोजन खाद्य पदार्थ लिया था, अटक गया, वो गले से नहीं निकला, वो एपिग्लोटिस यूं कर रहा है कि ऊपर जा नीचे जा कि नहीं तो जा, मन तो हलन दे, तो इसलिए आप ऊपर जब पानी लेते हो ना वो निकल जाता है गले से। जैसे आपको हिचकी वगैरह आती है, आप पानी लेके यूं करते हैं ना, सही होता है ना, वो निकल गया ठोस पदार्थ। तो ऐसे सारी चीजें बकवास है, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जल का काम तो समझ आएगा, सिंपल है, पेपर के बाद की कोई लेवल की चीज नहीं है, काम है एंजाइम का। अच्छा, लार ग्रंथि का काम है, लार ग्रंथि जो है, अच्छा लार ग्रंथि, सॉरी लवार ग्रंथि नहीं लिखना था यहाँ पे, मैंने स्वाद कलिका लिखना था, सॉरी, कोई बात नहीं, रब कर लो। स्वाद कलिका, स्वाद कलिकाओं का काम होता है स्वाद का एहसास करवाना। स्वाद 4 प्रकार के पता है आपको, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन। आप खाते हो तुरंत पता चलता है ना, ये खट्टा है, ये मीठा, ये कड़वा, ये नमकीन, नमकीन को खट्टा मीठा, ये काम जीभ का इसका है, ये लार ग्रंथियों काम है। तो 2 काम हो गए, एक तो लार निकलती है, एक पाई जाती है स्वाद कलिका। 1 नंबर बनाते हैं स्वाद कलिकाएं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि लार में जल की मात्रा कितनी होती है, इसलिए लिखा है मैंने, ये ध्यान रखना। अब 1 नंबर लिख लो स्वाद कलिका, कल पढ़ती है बाकी। स्वाद कलिका ये ऐसी आपकी जीभ होती है, एपिग्लोटिस होता है ना, आयताकार निकलता है, आगे जाकर आपकी जीभ है ना वो कुछ ऐसी शेप ले लेती है, ऐसी आकृति ले लेती है। इस टाइप से बाहर निकालते हो तिखा करके, एक चोंच सी बन जाती है। उस आप माइंड में सोचो, आगे ये जीभ है ना आपकी यहां पर आयताकार हो जाती है, गले में जहां नाक और मुख मिलते हैं ना वहां आयताकार हो जाती है, एपिग्लोटिस होता है वहां पे, इसलिए पीछे वाला भाग है, बाहर आपको इतना दिखता है, ठीक है। ये जीभ का अग्र भाग है, जो चोंच आप बाहर निकालते हो ना, जीभ निकालते हो, वो होता है अग्र भाग। ये आप मान लो जीभ का ये मध्य भाग है, ये दोनों तरफ है, ध्यान रखना, इधर भी है मध्य भाग, मानना है डायग्राम से थोड़ा इसलिए बनाया कि याद रह जाए। ये जीभ का पिछला भाग है, पश्चिम। आप अगर मीठा खाओगे ना, मुख में डालते ही रसगुल्ला वगैरह है ना, है? लार ये नहीं, आप जीभ को उल्टा करो, नीचे टिक टिकी सी दिखती है, बिंदी सी बिंदी सी बिंदी सी, लार ग्रंथियां पाई जाती है, कुछ यहां पर होती है, कुछ यहां जीभ के नीचे, कुछ ऊपरी वाले भाग में, बिंदी सी बिंदी। जीभ को उल्टा करके देखना, बिंदी सी दिखी, छोट 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 छोट। तो आप मीठा खाओगे तो मुख में डालते ही तुरंत पता चल जाता है कि मीठा है। तो मीठेपन का एहसास जीभ के किस भाग से होता है, अग्र भाग। अगर आप खट्टा खाओगे, मुख में डालने के थोड़ा सा, मीठे के थोड़ा सा अल्प समय के बाद पता चलता है कि खट्टा है, नींबू है, मौसमी, नारंगी है ना, आंवला है। ये खट्टेपन का एहसास जीभ के किस भाग से होता है? अब रही बात पश्च भाग की, ये होता है कड़वा एहसास। हाँ, खारो, करेलो, हाँ तुम्बो, करेलो, जो भी है। इधर देखो, पेपर में कौन नाम होगा कि तुम्बो को एहसास खटू होसी, करेला को खटू होसी, ठीक है। 3 एहसास हो गए। भूल जाओ, मीठा खाओगे तुरंत पता चलेगा, थोड़ा सा बाद में खट्टे का पता चलेगा। मिक्स हो रहा है तो ऐसे याद करना, जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं नोटिस किया होगा, वो जैसे लेगा ना, जब गटक जाएगा ना ऐसे, फिर बोलेगा पानी दी, भुजियो दी, टेस्टी दी, मांगता है ना। क्यों? जब वो अल्कोहल, उसने जो मदिरा का सेवन किया, उसके गले के अंदर जीभ के पीछे वाले भाग से टकराई, तब उसे पता चला कि दारू तो कड़वी है, खारी है। तो सिंपल सी बात, कड़वापन कहां गया? पीछे, मीठापन आगे, बीच में रह गया खट्टा, अब एक और रहेगा खट्टा मीठा नमकीन। ये जीभ आप बाहर निकालते हो, उसकी जो चोंच बनती है ना, उसके दोनों तरफ आगे वाले के पड़ोसी फलक है, आगे वाले के पड़ोसी, तो इसको बोल देते हैं अग्र पार्श्व। पड़ोसी क्या होता है? पार्श्व। अग्र पार्श्व भाग, जैसे कहते हो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण काम? उत्तल दर्पण कहते हो। तो उसको साइड मिरर को हिंदी में क्या? पार्श्व दर्पण। पार्श्व मतलब क्या? ड्राइवर के साइड में लगा हुआ है, पार्श्व। तो ये आगे वाले भाग के दोनों पड़ोसी फलक है, तो पार्श्व बोल नहीं। अग्र पार्श्व भाग ये करवाता है खट्टा मीठा एहसास। खट्टा मीठा बोले तो नमकीन, टेस्टी, भुजियो, मिक्सचर, कुछ कुछ, सब कुछ, टेढ़े मेढ़े, सीधे सीधे, कुरकुरो, ठीक, मरोगे, मरता ही नमकीन।
तो नमकीन एहसास। अब ये मत बोलना कि गुरुजी मिर्च को बताओ, हरी मिर्च खावा तो क्या ध्यान लगे तो कोई एहसास नहीं है। स्वाद 4 ही प्रकार के होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन। मिर्ची का कोई स्वाद नहीं है, 4 ही प्रकार के स्वाद है, और प्रकार के स्वाद लेने नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मिर्ची का कोई स्वाद नहीं होता प्राणियों, मुझे पता तुम लोग बोलोगे इसलिए पहले बोल दिया मैंने। मिर्ची जीभ की या मुख की लार ग्रंथियों की जलन बताएगी कि मिर्ची कितनी की तीखी है। लार ग्रंथियों में जलन पैदा होगी। गुंडली मिर्च देवे थाने के देखो 20 एक मिर्च खानी है, 2 मिनट में खा लोगे। एक बड़े वाली आती है, अलग अलग स्वाद है ना। तो जीभ की लार ग्रंथियों की जलन ये बताएगी कि मिर्ची कितनी की तीखी है। मिर्ची कोई स्वाद नहीं है। मिर्ची को ना तो खट्टा कहते हैं, ना ही मीठा कहते हैं, ना आप कहते हो मिर्च खा रही है, नहीं, ये कड़वेपन का एहसास नहीं है, जलन बताती है खाली, तो उसका कोई स्वाद नहीं है मिर्ची का। तो 4 स्वाद है। तो मीठेपन का एहसास जीभ के किस भाग से होता है? खट्टेपन का और कड़वेपन का एहसास और खट्टे मीठे का एहसास। स्वाद कलिकाओं की संख्या पूछे मादा में अधिक होती है। खाने वाली सामग्री को देखकर संतोष नहीं होता है, जिधर मिल गया चालो चालना। हाँ, ये भैया लोग होते हैं ना, ये गोलगप्पे, तेलगप्पे, तेलपुरी, मेलपुरी, जो भी है, इनके पास आप कभी नोटिस कर लेना महिलाओं की कतारें ज्यादा होती है, क्योंकि एक नर की तुलना में मादाओं में लार ग्रंथि है कम। तो एक नर की तुलना में मादाओं में स्वाद कलिकाओं की संख्या अधिक होती है। एक चीज है, बाकी सब चीज नर में ही ज्यादा है। आदमी का हृदय बड़ा है, आदमी का लीवर बड़ा है, आदमी का मस्तिष्क बड़ा है, आदमी का दिमाग मोटा हुआ है, मतलब मोटा दिमाग हुआ है। महिलाओं में हर चीज कम है, आदमी की धड़कन ज्यादा है, हर चीज आदमी में अधिक है, एक को छोड़ करके स्वाद। तो खाने वाली सामग्री को देखकर आदमी संतोष कर लेता है। आप कहीं जा रहे हो, कोई आइटम पड़ा है, जेब में पैसे नहीं है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, काल खा छोड़, कौन रिपे को नहीं आता, चलना कौन खावा, है ना। होता है तो ही कहते हैं अभी रिपे बच्चे रहे, छोड़ कौन खावा, किससे गोलगप्पा है, चल। महिलाएं होती है, उनकी संख्या ज्यादा मिलेगी इनके पास। कारण क्या है? स्वाद कलिकाएं अधिक है, ठीक है, मतलब लुगाई से टोकरी हुआ है बागड़ी में की वजह से, समझ गए ना। मिलते हैं ब्रेक के बाद, नेक्स्ट पढ़ते कल। आज के लिए इतना ही।